नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पटना से है। बीएन कॉलेजिएट हाई स्कूल की छात्राओं से छेड़खानी के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। पटना डीएम ने आरोपी शिक्षक राजेश कुमार और स्कूल के हेडमास्टर को निलंबित कर दिया है। छात्राओं की शिकायत के बाद डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया था। जांच में टीचर पर लगे आरोप सही पाए गए, जिसके बाद डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने टीचर और एचएम को निलंबित कर दिया है। डीएम ने शिक्षा विभाग से दोनों पर ही कार्रवाई करने की भी अनुशंसा की है। वहीं छात्राओं के बयान के आधार पर पीरबहोर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस भी दर्ज किया गया है। हमारे साथ इतना गलत हो रहा है। क्या हुआ है? पूरी घटना बताइए। वहीं बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी का एक बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में भी ईडी पर हो सकता है हमला, ये कहना है सुशील कुमार मोदी का। उन्होंने कहा कि बिहार में ईडी और सीबीआई सुरक्षित नहीं है। बंगाल की तरह ही बिहार में भी जांच एजेंसी पर हमला हो सकता है। बंगाल में हुए हमले पर इंडी गठबंधन चुप क्यों है, ये सवाल भी उन्होंने पूछा। हमला करवाकर बच नहीं सकते भ्रष्टाचारी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच करने के लिए टीएमसी नेता के घर पहुंची ईडी की टीम पर शुक्रवार को हमला हुआ था। बंगाल में टीएमसी के गुंडों के द्वारा जिस तरह से ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमला हुआ, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि केंद्रीय एजेंसी को काम करने न दिया जाए। गरीब जनता का पैसा लूट कर महल बनवा रहे हैं और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो रही तो उन पर हमला हो रहा है। और मुझे तो डर है कि कल बंगाल में हुआ, लेकिन बिहार में भी हो सकता है, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल और टीएमसी में कोई फर्क नहीं है। और यहाँ पर अगर लालू परिवार पर सीबीआई ईडी कोई कार्रवाई करती है तो उन पर भी हमला हो सकता है। इसलिए सीबीआई ईडी के लोग जब बिहार में कोई कार्रवाई करें तो पूरी तैयारी से करें, पैरामिलिट्री फोर्स लेकर करें, ताकि बंगाल जैसी घटना न दोहराई जा सके। तो वहीं सुशील कुमार मोदी के इस बयान पर आरजेडी ने भी पलटवार किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि उनकी पार्टी किसी भी हिंसक घटना की समर्थक नहीं है, लेकिन सुशील मोदी ने बयान देकर यह साबित कर दिया है कि बंगाल में ईडी की टीम पर हमला बीजेपी की साजिश थी और अब बिहार में भी केंद्रीय एजेंसियों की टीम पर हमला करवाकर दोष आरजेडी और हमारे नेता पर मढ़ना चाहते हैं। बंगाल में जो ईडी की टीम पर हमला हुआ, इसका हम समर्थक हिंसक घटनाओं का नहीं है, लेकिन जब धैर्य की सीमा टूट जाती है, कोई जब अति हो जाता है तो उसका क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। लेकिन अब तो सुशील मोदी जी के इस ट्वीट से प्रतीत हो रहा है कि बंगाल में भी ये बीजेपी की साजिश है और बिहार में बीजेपी इसी तरह का प्लान कर रही है। बीजेपी अपने लोगों से हिंसक कार्रवाई करवाकर दोष मढ़ना चाहती है हमारी पार्टी, हमारे नेता पर। आदरणीय लालू प्रसाद जी ने सब दिन जांच एजेंसी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इंडी अलायंस के संयोजक बनेंगे या नहीं, इस सवाल का जवाब जानने के लिए अभी कुछ और दिन इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के सवाल को ही खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल के जवाब में कहा कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का सवाल कौन बनेगा करोड़पति जैसा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चिंता मत कीजिए, अगले 10 से 15 दिन में इंडिया अलायंस की अहम बैठक होगी तो इस पर भी निर्णय लिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कौन सा पद किसको लेना है ये अगली बैठक में तय होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हम सभी मिलकर काम कर रहे हैं। ये कौन बनेगा करोड़पति बोले जैसा ये क्वेश्चन आपने जो पूछा है, जब हमारी बैठक होगी उसमें किस ढंग से कौन सा पद किसको लेना है उसमें तय हो जाएगा, अभी 10-15 दिन के बाद। अब दूसरी चीज ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि सभी लोग कि हर एक के ऊपर सहमति बताई है
और यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ रहिए। तो नीतीश कुमार को इंडिया अलायंस का संयोजक बनाने के सवाल को जिस तरह से मल्लिकार्जुन खड़गे ने खारिज कर दिया है, उस पर अब सियासत भी गर्मा गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि यह सवाल ही बेमतलब का है। उन्होंने कहा कि जब हमारे नेता साफ साफ कह चुके हैं कि किसी पद के रेस में नहीं है, तो इस सवाल का कोई मतलब ही नहीं है। हालांकि नीरज कुमार ने इशारों में यह भी कहा कि इंडिया अलायंस को बिहार मॉडल पर ही चलना होगा। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। नीरज कुमार ने कहा है कि नीतीश कुमार को गठबंधन में भाव नहीं मिल रहा है और बीजेपी के दरवाजे तो पहले से ही उनके लिए बंद हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उनको अपने बयान के निहितार्थ बताएंगे, लेकिन हम इतना जरूर स्पष्ट कर रहे हैं कि हम किसी पद के उम्मीदवार नहीं हैं, कोई पद नहीं। संयोजक और प्रधानमंत्री का पद, ये सब बेमानी बात है, बेतुका बात है। और सीधे तौर पर हम कहना चाहते हैं कि हमारी पॉलिटिकल लाइन क्लियर है कि गैर भाजपा मोर्चा अगर बनाना है तो बिहार मॉडल को अपनाइए, वही देश के अंदर में प्रभावी होगा। एक सीट पर एक का मुकाबला। इंडिया अलायंस के संयोजक बनाने के सवाल पर जिस तरह का जवाब आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने दिया है, उससे साफ साफ पता लगता है कि नीतीश जी का भविष्य इंडिया अलायंस में बिल्कुल अंधेरे में है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ये कौन बनेगा करोड़पति जैसा सवाल है, मतलब ये एक सवाल ही अंधेरे में लटका हुआ है, कहीं नीतीश जी की कोई चर्चा भी नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि हम लोग यहाँ सबकी सहमति से निर्णय लेते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, ऐसी कोई प्रस्तावना नहीं है। तो नीतीश जी अब सोचें कि उनका अब क्या होगा, उनका क्या भविष्य है, ये उनको तय करना है। भाजपा के दरवाजे तो उनके लिए बंद हैं। और सनातन धर्म के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री दयानिधि स्टालिन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पटना के एमपी एमएलए कोर्ट ने इस मामले में दायर केस में संज्ञान लेते हुए दयानिधि स्टालिन के खिलाफ नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। 12 जनवरी के पहले उनके खिलाफ नोटिस जारी होगा और इस मामले में उन्हें कानूनी प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ेगा। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। तमिलनाडु के युवा कल्याण मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने पिछले दिनों सनातन धर्म को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उसको लेकर कंप्लेंट केस फाइल किया था पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में अधिवक्ताओं ने, और उस मामले में कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है। क्या कुछ मामला है, हम बात कर लेते हैं पटना हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता है उन्हीं से। क्या मामला है, क्या कोर्ट का आदेश हुआ इस मामले? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता रहा हूँ कि 2 सितंबर को उन्होंने हिंदू धर्म के खिलाफ, खासकर सनातन धर्म को कोरोना, डेंगू और मलेरिया कहा था और कहा था कि समूल नाश कर देना चाहिए। जब कोर्ट का आदेश हुआ कि वो मतलब उनको नोटिस जारी किया जाए, वो गलत किए हैं प्रक्रिया, मैंने फाइल किया था। तो आएंगे, ट्रायल फेस करेंगे और हम अपेक्स कोर्ट तक जाएंगे। पहले वो बेल में जाएंगे, बेल लेंगे, बहुत तरह का है। मतलब उनकी मुश्किलें बढ़ती। बिल्कुल। मेरा नाम डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण है, मैं नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आपने सुना, जो अधिवक्ता हैं वो बता रहे हैं कि जो उदयनिधि स्टालिन है उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि उनके खिलाफ कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया। देखना होगा 12 जनवरी के पहले उनके खिलाफ नोटिस होगी, उनको तलब भी किया जाएगा। आगे क्या कुछ होता है इस मामले में। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की। आपको जहानाबाद से बड़ी खबर बता दें, जहां गया से आई एसटीएफ की टीम पर लोगों ने ही हमला कर दिया है। दरअसल एसटीएफ की टीम सिविल ड्रेस में एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी। एसटीएफ टीम के पास हथियार भी थे। पुलिस जब आरोपी को गिरफ्तार कर साथ ले जाने लगी तो लोगों ने एसटीएफ पर हमला कर दिया और जबरन आरोपी को छुड़ा लिया। जानकारी के अनुसार एसटीएफ जिस आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची थी वो गया के टॉप 10 अपराधी की लिस्ट में शामिल है। गया की टीम आई थी जिसमें उन्हें किसी अपराधी को पकड़ना था, जिसे कुछ कन्फ्यूजन में लोगों ने उनके साथ बल प्रयोग किया है। पुलिस से सूचना प्राप्त होती है, इसका कंफर्मेशन हम लोग कर रहे हैं। अगर आवेदन प्राप्त होता है तो आगे कार्रवाई करें। तो किसको पकड़ने आई थी सर, क्या मामला था उस पर? अभी इसकी जानकारी नहीं है, हम लोग पता करेंगे।
पूर्णिया में अपराधी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। इस घटना में तकनीकी शाखा के प्रभारी पंकज आनंद समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। घटना कृत्यानंद नगर थाना के वन भाग चौक के पास की है। दरअसल वन भाग चौक पर एक होटल में कुछ अपराधी अपराध की योजना बना रहे थे। सूचना मिलते ही कृत्यानंद नगर थाना की पुलिस और तकनीकी शाखा के प्रभारी पंकज आनंद मौके पर पहुंचे। पुलिस को देखते ही वहां कुछ महिलाओं ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया और इसी दौरान पत्थरबाजी और धारदार हथियार से पुलिस पर वार किया गया। इस दौरान पुलिस ने शोएब नाम के एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। शोएब पर हत्या का आरोप है। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पुलिस से भागने के दौरान ट्रेन से कूदने पर कैदी की मौत हो गई। मृत कैदी के परिवार वालों ने पुलिस पर ही हत्या का आरोप लगाया है। दरअसल बेनीपुर उपकारा से 6 महीने पहले फरार हुए बंदी सोनू कुमार को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस उसे गिरफ्तार कर दरभंगा ला रही थी और इसी दौरान कैदी ने पुलिस से बचने के लिए ट्रेन से ही छलांग लगा दी, जिसके कारण कैदी की मौत हो गई। दरभंगा पुलिस ने दहेज हत्या के मामले में सोनू को गिरफ्तार किया था। इटावा में वो ट्रेन से छल मार के कुदा दिलक हन, कुदा दिलक हन बेटा के। लेकिन पुलिस तो बोल रहा है कि गिर के मर गया है सब। नहीं, हमें 4 गो पुलिस आवे रहे संगे। 4 गो पुलिस ओकरा पकड़ के ले लाकर दिल्ली जेल में उसको पकड़ा गया है। दिल्ली जेल में पकड़ के जेल में दिलक, ऑफिस में लो गए, ऑफिस में लो के जेल में ले लगा। जेल में गला की घूस देने है, जेल में लो गया, जेल में गेल मुलाकाती करते कहला कोर्ट लो गया। अच्छा ये बताइए, अब पुलिस के ऊपर आपका क्या आरोप है? आप क्या आरोप लगा रहे हैं? मार दिलक हमारा बेटा के, पकड़ के मारा है, बेटी वाला से घूस लो के मारा है। हम लोग को भी मांग था कि जो प्रभारी जो इनको गिरफ्तार करके लेके आ रहे थे, शक का तो बिंदु बनता है कि आखिर जो व्यक्ति गिरफ्तारी है और उसको हाथ में हथकड़ी लगा हुआ है, तो वो मुलजिम प्रशासन के हथकंडे से कैसे फरार हो गया और कैसे ट्रेन से कूद करके वो आत्महत्या हो गया या गिर गया या मर गया, उसका जवाबदेही प्रशासन के ऊपर कुछ क्लेम बनता है। तो इसी को लेकर विरोध था, इसी लेकर के विरोध था। पटना में माउंट कार्मल हाई स्कूल से एक नाबालिग छात्रा के अपहरण की कोशिश का बड़ा मामला सामने आया है। LKG में पढ़ने वाली छात्रा के पिता के दोस्त ने ही पैसे के लेन देन के विवाद में अपहरण की योजना बनाई थी। उत्तराखंड के रहने वाले आरोपी ललित सिंह ने छात्रा को अपने साथ ले जाने की कोशिश की, लेकिन छात्रा ने ललित सिंह के साथ जाने से इनकार कर दिया। इसी बीच स्कूल के शिक्षकों को शक हुआ, उन्होंने घर वाले को फोन कर दिया। अभिभावक भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद बच्ची की अपहरण की कोशिश नाकाम हो गई। पुलिस ने आरोपी ललित सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तम कुमार, जिनका पिताजी का नाम कामता प्रसाद है, उनके द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। इनका मूल रूप से आरोप यह है कि इनकी बच्ची जो 6 वर्ष की है और माउंट कार्मेल में KG 2 में ही पढ़ रही है और उस बच्ची को इनके पूर्व के सहयोगी जो काम करते थे इनके साथ में, तो उसने इनके बिना जानकारी के उनके पास पहुंच गया और उसको ले जाना चाह रहे थे। पटना में ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से रैन बसेरा का इंतजाम किया गया है। वहीं जगह जगह पर अलाव के भी इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन की इस व्यवस्था से मुसाफिरों और बेघर लोगों को बड़ी राहत भी मिल रही है। पटना के R ब्लॉक चौराहे के पास जायजा लिया है हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। बिहार में ठंड के साथ साथ कोहरे की दोहरी मार पड़ने लगी है और लोग अलाव सेकते नजर आ रहे हैं। राजधानी पटना की अगर बात करेंगे, पिछले 12 घंटे से जो न्यूनतम तापमान है 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया है और मौसम विभाग ने एक बार फिर से घने कोहरे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। यानी अगले 48 घंटे में बिहार के कई जिलों में घने कोहरे छाए रहेंगे और इसके साथ साथ जो न्यूनतम तापमान है उसमें 2 से 3 डिग्री तक गिरावट की भी संभावना बताई गई है। और राजधानी पटना में इसी प्रकार से जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से रैन बसेरे के साथ साथ अलाव का इंतजाम किया गया है। यानी शाम में 7 बजे के बाद हर चौक चौराहे पर जो है अलाव गिराए जाते हैं और लकड़ी के साथ साथ देख सकते हैं कि रैन बसेरे का भी प्रबंध किया गया है। यानी मुफ्त में जो है रैन बसेरे में लोग रात गुजार सकते हैं, जबकि अलाव से भी जो है लोग शरीर में गर्मी ला सकते हैं। राहत बहुत मिल रहा है सर। अच्छा, राहत बहुत अच्छा है। रैन बसेरा में रुके हुए हैं? हाँ, रुके हुए हैं। पैसा नहीं लगा है ना? पैसा नहीं लगा सर। अलाव रोज आ रहा है और ये अलाव जो है डूबते को तिनके का सहारा के रूप में जो है काम कर रहा है।
और नगर निगम पटना का हमारे ख्याल से अब तक किए गए विकास कार्यों में सबसे उत्तम और सर्वोत्तम काम ये जो है रैन बसेरा का है। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं सर। रिक्शा चलाते हैं जी। अच्छा, ऐसे फुटपाथ पर रहते थे? हाँ, फुटपाथ पर रहते हैं। अभी कितनी राहत मिल रही है? अभी आग से ताप रहे हैं, ठीक है अभी सर। अच्छा, रात में रैन बसेरा में रहते हैं? हाँ, रात में आई रैन बसेरा में रहेगा आधार कार्ड से। अच्छा, आधार कार्ड देंगे, आधार बसेरा में रहेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की टीम लगातार मॉनिटरिंग भी कर रही है और खुद जिलाधिकारी जो है लगभग हर रोज रात में निकल रहे हैं और शहर का जायजा ले रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो बेघर लोग हैं जिन्हें ज़रूरत है उनको भी बड़ा सहारा मिल रहा है। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। मेडल लाओ और नौकरी पाओ के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के 71 खिलाड़ियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा है। अलग अलग खेल में बेहतर प्रदर्शन कर मेडल लाने वाले खिलाड़ी नियुक्ति पत्र लेकर काफी खुश नजर आए। खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि खेलने के साथ साथ सरकारी नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन बिहार सरकार ने उम्मीद से ज्यादा दिया है। खिलाड़ियों से बातचीत की है संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार खेल रहा है, बिहार के खिलाड़ी बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। यही वजह है कि बिहार सरकार की तरफ से जो खिलाड़ी बेहतर कर रहे हैं उन्हें इनाम स्वरूप नौकरियां दी जा रही है। स्लोगन भी है मेडल लाओ नौकरी पाओ, और उसी के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज बिहार के 71 खिलाड़ियों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र बांटे हैं। और वो तमाम खिलाड़ी पाटलिपुत्रा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अपने परिजन के साथ पहुंचे हैं और अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशा, आपको किस चीज के लिए नियुक्ति पत्र मिला है? कौन सा गेम खेलती हैं और कौन सा मेडल आप लेकर आई थी? मैं वुशु खेलती हूँ। वुशु एक चाइनीज मार्शल आर्ट है जिसको आप कुंफू भी कहते हैं। और मुझे ये वाला जो जॉब लगा है ये मुझे 36 नेशनल गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल आया था उसके लिए, और मुझे सीनियर नेशनल ब्रॉन्ज मेडल आया उसके लिए मिला है। कौन सा पोस्ट मिला है आपको? मुझे उद्योग विभाग मिला है और उसमें 1900 पे ग्रेड के अंडर मुझे जॉब मिली है। आपने सोचा था कि सरकारी नौकरी भी करेंगे? नहीं, असल में मैं जब आया था तो मैंने सोचा था कि गेम में करियर बनाना है, पर ऐसा नहीं सोचा था कि सरकारी नौकरी मिलेगी ही। लेकिन जब से सर आए और बिहार का पॉलिसी चेंज हुआ तब ऐसा लग रहा है कि अब आगे और अच्छा कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी और फोकस करना है खेल पे। हाँ, अब तो और करना है। अब तो एक तरह से हमें 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है, उसको लेकर पूरे देश में उत्साह है। लोग अयोध्या जाने के लिए बेकरार हैं। पटना के आचार्य सुदर्शन ने लोगों से आग्रह किया है कि जो लोग अयोध्या नहीं पहुंच पाएंगे वे अपने घरों के मंदिरों में दीप जलाकर भगवान राम के आने का उत्सव मनाएं। लोग राम की भक्ति में लीन हो जाएं। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम हमारे घर लौट रहे हैं। हमारे राम आवेंगे, यह भाव का आज हम लोगों ने कार्यक्रम शुरू किया। प्रभु श्री राम का महोत्सव मनाने के लिए हम लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाएं, दिवाली मनाएं, और तमाम लोगों से अनुरोध है कि अपने ही घर को मंदिर मान लें। प्रभु श्री राम को मंदिर से बुला कर लावें, अपने घर में स्थापित करें और वहाँ कीर्तन करें, आरती करें और महोत्सव मनाएं। और इतनी ही बात करें, अगर राम तेरा सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा न होता। अगर राम तेरा सहारा न हो। और फिलहाल इस बुलेटिन